जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, उसके सेक्शन 14(7) के अंदर क्लोज 7 के अंदर स्पष्ट तौर पे लिखा है कि डिस्प्यूट के बाद में कोई यदि किसी प्रकार की रिकवरी बनती है तो उस रिकवरी को लैंड रेवेन्यू के रूप में वापस लिया जाएगा। जो होना है वो तो दोनों को मिलके हो रहा है, और अगर कोई नुकसान होता है तो वो दोनों का हुआ ना जी। तो ये प्रावधान क्यों आया कि नुकसान जो होगा वो कॉरपोरेट को होगा और वो रिकवरी किसान से होगी? पहली बात तो ये है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत जो फसल की स्टोरेज की किसी प्रकार की जो सीमा बढ़ाई गई है, ये सीमा जो बड़े स्टोरेज गोडाउन या जो चेन जो है आपके रिटेल चेन्स उनके लिए बढ़ाई गई है, ना कि किसी इंडिविजुअल के लिए। किसान इंडिविजुअल है, किसान के पास में स्टॉक रखने का अधिकार नहीं है, लेकिन किसान जब राइस मिलर को मतलब कि प्रोसेसर को दे देता है उसके पास में स्टॉक लिमिट के बियॉन्ड रखने का अधिकार है, उसको आपने हटा दिया। या फिर वहाँ से पैकिंग होकर के वैल्यू चेन जो आपका चेन रिटेल चेन वाले होते हैं वो पैकिंग होने के बाद में वो भी कितना भी रख सकते हैं। भाई जिस आदमी ने प्रोड्यूस किया उसके पास अधिकार क्यों नहीं है उसको रखने का? फिर आप ये कहते हैं कि किसान अब जब तक चाहे अपनी फसल को रख सकता है, जब महंगी होगी बेच सकता है। आप कर ही नहीं सकते ऐसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो ब्लॉग में। आज मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता और पूर्व बीजेपी नेता रविंद्र सिंह ढुल साहब के सामने दो पूर्व इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि ये हरियाणा की पहली बगावत थी बीजेपी की। इन्होंने अपने पद से और बीजेपी से इस्तीफ़ा दे दिया था। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने किसानों के खिलाफ ये 3 कानून लगाने का काम किया था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें राजनीतिक हैं, लेकिन कानून के जानकार हैं, इस लिहाज से 2 बेहद ही अहम मसले हैं जिनके बारे में इनसे जानकारी लेना ज़रूरी है। सर, एक जो बार बार एक बात कही जा रही है, किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार ने ये जो कानून लागू करके, और ख़ास तौर पे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, ये लागू करके किसानों की ज़मीन छीनने की या कॉरपोरेट के हवाले करने की एक साजिश रची है। कानून क्या कहता है? सरकार तो ये कह रही है ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या सच में कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जिससे किसानों की ज़मीन छीनी जा सकती है? मैं आपको बता दूं, इसके अंदर बड़ा मज़ेदार तरीके से सरकार ने इसको ट्विस्ट करने का काम किया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जो सेक्शन अपना कॉन्ट्रैक्ट वाला जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, उसके सेक्शन 14(7) के अंदर क्लोज 7 के अंदर स्पष्ट तौर पे लिखा है कि डिस्प्यूट के बाद में कोई यदि किसी प्रकार की रिकवरी बनती है तो उस रिकवरी को लैंड रेवेन्यू के रूप में वापस लिया जाएगा। देखिए, इसमें बिल्कुल स्पष्ट, महेंद्र जी मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ। जो एक्ट है आपका, ये एक एक्ट है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहा जा रहा है, फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका सेक्शन 14 इसमें सबसे मैं पहले बता दूं, डिस्प्यूट के लिए अधिकार है जाने का आपके पास में एसडीएम के पास में, और उसकी अपील लाई करती है उसकी अपीलेट अथॉरिटी के पास। मतलब एसडीएम की अपीलेट अथॉरिटी आमतौर पे जो है हम देखते आए हैं वो डीसी होती है, तो उसकी अपील लाई करेगी डीसी के पास या सेहत कमिश्नर के पास, जो भी ये रूल्स के अंदर प्रावधान करेंगे कल को। क्योंकि इस प्रकार के कामों के लिए रूल्स अलग से बनाए जाते हैं। तो एक्ट बना है, ये एक्ट कैसे लागू होगा इसके लिए अलग से रूल्स बनेंगे, ठीक है, वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है। तो इसके सेक्शन 14 के अंदर बहुत स्पष्ट तौर पे इन्होंने सेक्शन 14 का पार्ट 7 क्लोज 7 लिखा है, द अमाउंट पेएबल अंडर एनी ऑर्डर पास्ड बाय द सब डिविजनल अथॉरिटी और द अपीलेट अथॉरिटी एज केस में बी रिकवर्ड एज द एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अब यहाँ पे सरकार बड़ा मज़ेदार तरीके से सेक्शन 15 के अंदर इसको कह देती है कि ये चीज़ फार्मर की एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर लागू नहीं होगी। मैं वो भी पढ़ के बता देता हूँ। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट अंडर द सेक्शन 14, नो एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाई अंडर दैट सेक्शन शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द एग्रीकल्चर लैंड ऑफ द फार्मर। अब यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि फार्मर की कृषि योग्य भूमि के ऊपर ये लागू नहीं होगा। यहाँ पर आकर के सरकार इसको एस्केप रूट सरकार ने बनाया है। मैं इसकी एक बड़ी हकीकत बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपने डिस्प्यूट को एसडीएम कोर्ट तक सीमित कर दिया, आपने इनको कोर्ट में जाने का कोई अधिकार नहीं दिया। उसके बाद में आपने क्या किया है कि आपने ये कहा है कि सेक्शन 14(7) के अकॉर्डिंग जो है लैंड रेवेन्यू के रूप में इसकी रिकवरी की जाएगी। तो हमारा जो है, जिस तरह अपने हरियाणा पंजाब के अंदर लागू होता है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, बहुत पुराना कानून है, तो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा जो 67 है उसमें स्पष्ट किया गया है स्पष्ट तौर पर कि ज़मीन की कुर्की और अटैचमेंट से, ज़मीन की नीलामी से भी उसकी रिकवरी की जा सकती है। तो इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड
डिमांड तो लिख दिया, लेकिन आप जानते हैं महेंद्र जी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, खास करके लाल डोरे के अंदर और छोटे किसानों के पास में छोटे छोटे प्लॉट्स और गैर कृषि योग्य भूमि भी वहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में यदि डिस्प्यूट होती है तो क्या आप किसान का घर छीनेंगे या किसान के वो प्लाट छीनेंगे? आपने कृषि योग्य जमीन तो आपने डाल दी कि भाई हम कृषि योग्य जमीन को हम नहीं लेंगे, लेकिन जो कृषि योग्य जमीन नहीं है आपने उसका प्रावधान क्यों नहीं डाला? आपने ये क्यों नहीं कहा कि भाई किसान से किसी प्रकार की, इन केस ऑफ डिस्प्यूट किसान से किसी प्रकार की रिकवरी नहीं की जाएगी? आप रिकवरी को इनिशिएट करवाना क्यों चाहते हो किसान से? मैं बताता हूँ क्यों करवाना चाहते हो कि आपने एग्रीकल्चर किसी किसान ने किसी फसल को बोया, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत बोया, और उसके बाद में कल को कंपनी आकर के कहेगी कॉन्ट्रैक्ट के तहत जिस प्रकार की जमीन की फसल की जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो क्वालिटी नहीं है और इसके कारण हमारा नुकसान हुआ है, तो कंपनी चली गई जाकर के कोर्ट में। अब किसान की फसल खराब हुई वो तो हुई, अब वो कंपनी कोर्ट में ये जाकर के एसडीएम के पास एप्लीकेशन लगाती है कि हमने तो इस फसल को एक्सपोर्ट करना था और ये फसल हम अब एक्सपोर्ट करने लायक फसल इन्होंने नहीं लगाई, हमारा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई की जाए। अब किसान ने वो फसल तो उसके लिए लगाई है, लेकिन उसकी जमीन तो गई, क्या पता उसको घर से निकालेंगे या उसको गैर एग्रीकल्चर लैंड से निकालेंगे, हमें क्या पता है। आप ये बता रहे हैं, आपको ये स्पष्ट करना चाहिए था कि यदि किसान किसी फसल को लगाता है और किसी कारण से, क्योंकि बहुत स्पष्ट है कॉन्ट्रैक्ट के तहत आमतौर पे ऐसा किया जाता है कि बीज की सप्लाई हो चाहे पेस्टिसाइड की सप्लाई हो वो कंपनी के द्वारा की जाती है। यदि किसी प्राकृतिक कारणों से कोई इस प्रकार की चीज होती है जिसके ऊपर किसान का कोई दोष नहीं है, तो उस परिस्थिति के अंदर किसान से रिकवरी करने का मतलब क्या है? किसी प्रकार की रिकवरी होनी नहीं चाहिए, वो लॉस तो कंपनी को बियर करना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। वो डिस्प्यूट आई कहाँ से? इस प्रावधान को आप लेकर के आए तो क्यों लेकर के आए? पहली आपत्ति हमको इससे। ओके जी, मतलब एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो फार्मिंग जो होगी वो किसान और कॉरपोरेट मिलके कर रहा है, कॉर्पोरेट के अधीन रह करके किसान कर रहा है। जो होना है वो तो दोनों को मिलके हो रहा है, और अगर कोई नुकसान होता है तो वो दोनों का हुआ ना जी। तो ये प्रावधान क्यों आया कि नुकसान जो होगा वो कॉरपोरेट को होगा और वो रिकवरी किसान से होगी? एक चीज़ के बारे में बार बार कहा जाता है कि जो ये जमाखोरी वाला कानून जिसे कहा जाता है, इसको असेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट लेके आई है, इसमें जाहिर तौर पर तो देखिए किसी तरह का स्पष्टीकरण या किसी तरह की दलील काम आती नहीं है, ये सबको पता चल जाता है कि किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। लेकिन फिर भी सरकार ये कहती है कि जो जमाखोरी की लिमिट बढ़ाई गई है इससे सिर्फ कॉरपोरेट को फ़ायदा नहीं होगा, ये चीज़ तो किसानों के ऊपर भी लागू होगी। अब किसान भी अपनी फसल को स्टॉक कर सकता है, जब उसको अच्छा दाम मिले तब बेच सकता है। क्या ये प्रावधान है इसमें? बिल्कुल नहीं है। मैं बता दूं, इसे जो सबसे बड़ा लोचा इन्होंने किया है वो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट की जो अमेंडमेंट की गई है उसके अंदर ही किया गया है। उसके अंदर बहुत स्पष्ट तौर पे ये है कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत जो फसल की स्टोरेज की किसी प्रकार की जो सीमा बढ़ाई गई है, ये सीमा जो बड़े स्टोरेज गोडाउन या जो चेन जो है आपके रिटेल चेन्स उनके लिए बढ़ाई गई है, ना कि किसी इंडिविजुअल के लिए। किसान इंडिविजुअल है। इस जमाखोरी वाले कानून में इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट की है सेक्शन 3 के अंदर। तो सेक्शन 3 के अंदर अमेंडमेंट करके इन्होंने पहली बात तो ये निकाल दिया कि इसको जो है इसके अंदर को स्टॉक लिमिट अप्लाई नहीं होगी, और फिर इन्होंने ये कहा कि स्टॉक लिमिट जब अप्लाई होगी तो इन्होंने एक बेसिक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जब एक स्टैंडर्ड तक स्टॉक वो आ जाएगा, अपने प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, उसके बाद में 100% होने के बाद में आप उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्टॉक लिमिट अप्लाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो किस प्रकार का खेल करते हैं, ये कहते हैं कि डबल होने के बाद स्टॉक लिमिट अप्लाई हो रही है तो हम जो है किसान का ख्याल रख रहे हैं, तो किसान के पास में वहाँ पे रखने का अधिकार है। लेकिन इन्होंने क्या किया, मजेदार चीज डाली इन्होंने, एक प्रोवाइजो। उस प्रोवाइजो के अंदर लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट सच ऑर्डर फॉर रेगुलेटिंग स्टॉक लिमिट शैल नॉट अप्लाई टू ए प्रोसेसर और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब मुझे ये बताइए कि ना तो किसान प्रोसेसर है, प्रोसेसर कौन है? क्योंकि किसान तो प्रोड्यूसर है।
किसान प्रोड्यूसर है, प्रोसेसर कौन है? जैसे आप राइस की बात करते हैं, तो पैडी के अंदर प्रोसेसर है जो राइस मिलर्स, मतलब कि राइस मिलर किसान के पास में स्टॉक रखने का अधिकार नहीं है, लेकिन किसान जब राइस मिलर को मतलब कि प्रोसेसर को दे देता है, उसके पास में स्टॉक लिमिट के बियॉन्ड रखने का अधिकार है, उसको आपने हटा दिया। या फिर वहाँ से पैकिंग होकर के वैल्यू चेन, जो आपका चेन रिटेल चेन वाले होते हैं, वो पैकिंग होने के बाद में वो भी कितना भी रख सकते हैं। भाई जिस आदमी ने प्रोड्यूस किया उसके पास अधिकार क्यों नहीं है उसको रखने का? फिर आप ये कहते हैं कि किसान अब जब तक चाहे अपनी फसल को रख सकता है, जब महंगी होगी बेच सकता है। आप कर ही नहीं सकते ऐसा। आपने कंपनी को एग्जम्प्ट कर दिया, आपने रिटेल चेन्स को एग्जम्प्ट कर दिया, आपने फार्मर इंडिविजुअल को क्यों नहीं एग्जम्प्ट किया? सरकार उसके ऊपर ये तरक्की, कल को आप ये बात करेंगे, हमको डिफेंड करने के लिए सरकार आएगी तो सरकार ये कहेगी कि देखिए जी ऐसे तो घर के अंदर कोई भी आदमी कुछ भी रख लेगा, तो हम उस चीज़ को कंट्रोल में कैसे करेंगे? तो आप उस चीज़ को कंट्रोल कैसे रख सकते थे? आप इन चीज़ों को तब कंट्रोल रख सकते थे यदि कॉर्पोरेट के लिए या इंडिविजुअल के लिए आप उसकी स्टोरेज की सीमा को निर्धारण करो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब आपके जो अडानी का प्रोजेक्ट आया, पानीपत का नौलथा का, बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है, आपको पता है उसके जी भी, जब ड्यूरिंग लॉकडाउन मई के अंदर आपने इस प्रकार से CLU देने की बात करी है, मैं उसके अंदर भी एक बड़ा रिवीलिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, राष्ट्रीय जो आपका, उसके तहत भी हर चीज़ की स्टोरेज की लिमिट है। तो आपने स्टोरेज की हर जगह पे लिमिट है, तो अब स्टोरेज के लिए इतना बड़ा CLU आपने किस प्रावधान में ग्रांट किया, जबकि उस समय पर इतनी स्टोरेज करने का कानूनी अधिकार ही नहीं था। ये हरियाणा में पिछले दिनों आपने खबर देखी होगी, पानीपत के नौलथा में जी अडानी को था ना सर, ये अडानी को। हाँ, अडानी को जो 100 एकड़ की CLU दी थी, ये बड़ा विवाद भी हुआ था। लेकिन उसमें ही एडवोकेट साहब का ये कहना है कि उस वक्त ना तो ये कानूनन इजाज़त थी, ये कानून तब तक लागू नहीं हुए थे, ये नहीं हो सकता। दूसरा, उस वक्त तक ज़रूरत क्या पड़ी उन्हें स्टॉक की सीमा बढ़ाने की, यानी पहले से तैयारी थी। बिल्कुल, इनको पहले से पता था। अब यदि मैं CLU चेंज ऑफ लैंड यूज़ कब ले सकते हो? किसी भी कानूनी कार्य के लिए ले सकते हैं आप, कि यदि आपको कोई कानूनी कार्य करना है। अब अडानी स्टोरेज के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए वहाँ पे जो है 100 एकड़ के लिए CLU की डिमांड करता है, तो सरकार सबसे पहले किस चीज़ को देखेगी? सरकार सबसे पहले इस चीज़ को देखेगी कि क्या इतनी स्टोरेज ये करने के लिए इसको अधिकार है अथवा नहीं। जब उसको स्टोरेज का अधिकार ही नहीं था तो उसको CLU ग्रांट कैसे की? अब CLU के अंदर रिलैक्सेशन कौन दे सकता है? रिलैक्सेशन देने का अधिकार केवल मुख्यमंत्री के पास है। आप समझ सकते हैं क्या हुआ है। ठीक, तो ये दो चीज़ें थी। एक तो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो बदलाव है, उसके जो तकनीकी पहलू हैं, जिसके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि इससे किसानों को भी फ़ायदा होगा, किसानों को फ़ायदा नहीं होगा, कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। दूसरी चीज़ जो बार बार ये कहा जा रहा है, किसानों को ये डर सता रहा है कि उनकी ज़मीन छिन जाएगी ये 3 कानून लागू होने से। वो जो डर है वो जायज़ है, वो कानूनी है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए।